Good morning, students. Dr. Anita Mathur, Department of Geography, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम बायोजोग्राफी सब्जेक्ट की बात कर रहे थे और इसका हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका था। हम सेकंड यूनिट में एंटर हो गए थे और सेकंड यूनिट में एंटर होने के बाद हमने सबसे पहले जो डिस्पर्सल वाला चैप्टर है, प्रसरण वाला चैप्टर है, वो डिटेल में पूरा कर लिया था। इसके बाद जो एक चैप्टर आता है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स या पौधों का घरेलूकरण। वो टॉपिक आप लास्ट ईयर कल्चरल ज्योग्राफी में भी कर चुके हैं और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे जैव विकास की या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। ये एक जनरल चैप्टर है और इनके विश्व वितरण पढ़ने के पहले हमें इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो मैं एक कॉन्क्रीट रूप में एक जस्ट आपको समझाने के लिए आज का लेक्चर आपको दे रही हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा ऑलमोस्ट 50% सिलेबस पूरा हो चुका है। मुझे ये नहीं पता कि आपने अभी तक उसको कितना तैयार किया है या कितना देखा है, परंतु PDF के रूप में और लेक्चर्स के रूप में हमारा 50% के लगभग कोर्स हो चुका है और आपको अब ये सारी चीज़ें अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए क्योंकि बायोजोग्राफी का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कम से कम जो चीज़ें होती जा रही है अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको लास्ट स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर हमारे पास इतना मटेरियल है, किताब ना भी हो, तो हमारा बहुत काम अभी चल जाएगा। अभी कई बच्चों के फ़ोन आ रहे थे जिनको बुक्स की प्रॉब्लम थी। अगर अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो कम से कम जो मटेरियल अवेलेबल है आप उसी से अपना काम चलाइए, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कॉलेज कब खुलेंगे, कब ये पता नहीं है कि नॉर्मल क्लासेस कब शुरू होंगी। तो इसलिए हम जितना काम होता जा रहा है उस काम को हम करते जाएंगे। अगर बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉलेज खुल जाएंगे, तो हम इन चीज़ों को एक बार रिपीट कर लेंगे। हम इनमें जो प्रॉब्लम्स आएगी आपको वो देख लेंगे, पर फ़िलहाल तो हम अपने जो सिलेबस है उसको स्पीड से एक बार पूरा ही कर लेते हैं ताकि रिवीजन के लिए हमारे पास बहुत सारा समय बचे। तो आज हम बात करेंगे जैव विकास की। तो हम ये मानते हैं कि वर्तमान समय में जितने भी जीवों का विकास हुआ है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि पूर्व में उत्पन्न हुए कोई सरल जीव थे। आधुनिक सृष्टि में कई करोड़ वर्ष तक अनवरत परिवर्तन का ये फल है कि जो जीव है उनका धीरे धीरे विकास हुआ है, उनकी संरचना में परिवर्तन हुआ है। अगर हम इसे बहुत सिंपल भाषा में समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तनों के फलस्वरूप सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है। क्या मतलब है इसका कि जो बिल्कुल एक सिंपल ऑर्गेनिज्म था वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्वरूप में हमारे सामने आ चुका है। तो ये जीवों में होने वाला जो परिवर्तन है या जैविक विकास है, इसका हम अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इसके प्रमाण हैं, किस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने हैं। अगर हम इसके प्रमाणों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है इसकी प्रक्रिया बहुत स्लो होती है और ये इतनी स्लो प्रक्रिया है जैविक विकास की कि इसे प्रकृति में होते देखना पॉसिबल नहीं है कि हम महसूस कर सकें, हम उस डिफरेंस को देख सकें, ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत धीरे होता है और हम उसको एक तरह से लोकेट नहीं कर पाते। परंतु विभिन्न जो प्रमाण होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। और जो जूलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं वो शारीरिक संरचना को ज़्यादा समझते हैं। हमारा सब्जेक्ट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न वाला है, हम बहुत टेक्सोनॉमिक चीज़ों को हम नहीं समझते हैं। वो इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पर उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं उन प्रमाणों का अध्ययन अगर हम करते हैं तो हमें भी कई प्रकार की चीज़ें समझ में आती है। जैसे अगर हम आकारिकी और तुलनात्मक शारीरिक संरचना के विकास की बात करें तो हम ये देखते हैं कि विभिन्न जीवों की शारीरिक संरचना का अध्ययन करने से हमें ये स्पष्ट होता है
कि विभिन्न प्रकार के वातावरणों में रहने के बाद, यहाँ पे हम फिर एक ज्योग्राफिकल फैक्टर पे आ गए हैं, वातावरण जो है वो अलग अलग पाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के वातावरणों पर रहने पर भी इन जीवों में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो मूल रचना और उद्भव में समानता प्रदर्शित करते हैं, परंतु वातावरण और कार्यों के अनुरूप इनकी संरचना बाहर से, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो बाहर से उनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे मनुष्य का हाथ है, घोड़े की टांगें हैं और चमगादड़ के पंख हैं। ये ऐसे हैं जो उनकी मूल संरचना में उद्भव के समय नहीं थे, परंतु बाद में उनमें ये परिवर्तन आया उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से। तो हम इसे टेक्निकल भाषा में होमोजेनस ऑर्गन्स भी कहते हैं। और ये जो समानता होती है, ये होमोलॉजी के नाम से हम इसका अध्ययन करते हैं। बहुत टेक्निकल चीज़ों का हम अध्ययन अपने सब्जेक्ट में नहीं करते हैं, परंतु हम मोटे तौर पर इन चीज़ों को समझते हैं। फिर हम एनालॉगस ऑर्गन्स के प्रमाणों की बात करते हैं, समजातता के विपरीत बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कुछ जंतुओं में विशेष अंग अपने कार्यों में समानता प्रदर्शित करते हैं, परंतु अपना जो मूल रचना और उद्भव के समय वो भिन्न भिन्न होते हैं। और ऐसे अंग समवर्ती अंग हम इनको कहते हैं। ये अंगों की एक समरूपता, एनोलॉजी जो कहते हैं, उसको बताता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि एक रेप्टिलिया में एक कुछ ऐसा पक्षी होता था और उसमें वो बाद में विलुप्त हो गया था। उसमें चमगादड़ और तितली के समान ये पंख थे। इन सभी पंख कार्य करने में एक समानता का प्रदर्शित करते थे। अर्थात ये जो जितने भी प्रकार के पंख वाले जीव होते हैं, इनमें पंखों का क्या यूज़ होता है कि उड़ने के लिए इसका काम हो जाता है। परंतु अगर इसकी मूल रचना देखें तो वहाँ पर इसमें भिन्नता आपको मिलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि इन जंतुओं का विकास भिन्न भिन्न पूर्वजों से हुआ है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अवशेषित अंगों के प्रमाण की। तो इसका तात्पर्य क्या है कि प्राणियों में उपस्थित उन अंगों से है जो उन प्राणियों के पूर्वज में सुविकसित और फंक्शनल थे, डेवलप्ड भी थे और फंक्शनल भी थे, परंतु जैविक विकास के फलस्वरूप आधुनिक जीवों में उनका कोई महत्व नहीं रहा और ये जो अंग होते हैं ये धीरे धीरे अविकसित दशा में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए हम ये मान सकते हैं कि व्हेल और अजगर की श्रेणी में मेखला और पश्चपाद, जो पीछे की जो होती है, कि अस्थियों के अवशेष में ये आपको फर्क मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य की अक्कल दाढ़ है, मनुष्य के रोम हैं, कर्ण पल्लव की पेशियां हैं। ये ऐसे उदाहरण हमारे सामने रखते हैं कि ये वो अंग हैं धीरे धीरे इनका यूज़ ख़त्म होता जाता है, तो ये एक तरह से अवशेषी अंगों की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे संयोजक कणियों के विकास के प्रमाण। तो हम ये देखते हैं कि जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन करते समय कुछ जीव हमें ऐसे मिलते हैं जो दो वर्गों के लक्षण जिनमें उपस्थित होते हैं। क्या मतलब है कि कुछ लक्षण एक वर्ग के और कुछ लक्षण दूसरे वर्ग के होते हैं। इसी प्रकार के जीव, इन वर्गों को हम दो कड़ियों के संयोजक की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे एक जीव होता है पेरिपेटस, उसमें एनेलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों ही प्रकार के जीवों के लक्षण पाए जाते हैं। और इसी प्रकार इकिडीना स्तनधारी और रेप्टिलिया दोनों प्रकार की इसमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और ऐसे उदाहरण हमें कई देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें दोनों प्रकार के गुण एक संयुक्त रूप में जीवों के शरीर में और उनकी क्रियाओं में देखने को मिलते हैं। हम एक बात और ये देखते हैं कि स्थानीय जो प्रभाव होता है वो जीवों की शारीरिक या आउटर शारीरिक संरचना पर
कैसे प्रभाव डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैट फैमिली की बात करते हैं, जितने भी शेर, बघेरे, बाघ, बब्बर शेर, ये सारे जो सदस्य हैं ये कैट फैमिली के सदस्य हम इनको कहते हैं। और ये अपने ओरिजिन से जैसे जैसे अलग अलग स्थानों पे पहुँचे, जो स्थानीय परिस्थितियाँ थीं उन्होंने इनकी शारीरिक संरचना पे प्रभाव डाला, और इनका आंतरिक सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम आंतरिक संरचना इनकी सेम है, परंतु इनकी बाहरी संरचना में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके शारीरिक संरचना पर प्रभाव डालती है। परंतु मैं इसकी एक विपरीत बात भी आपको बताना चाहूँगी कि हम ये देखते हैं कि अफ्रीका के जो नीग्रो प्रजाति के लोग हैं वो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से उनकी शारीरिक संरचना इस प्रकार की है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो यूरोप में जाके बस जाएं तो उनकी त्वचा का रंग बदल जाएगा या उनके बाल सीधे हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये गुण उनके शरीर में एक म्यूटेशन के रूप में आ चुके हैं। ये जेनेटिकली एक स्टेबिलिटी इन गुणों में आ चुकी है। अब ये गुण उनके शरीर से कैसे जा सकते हैं कि अगर वो उनकी जो संतान है वो वहाँ की वर्ण संकर संतान हो तो ये हो सकता है कि संतानों में ये गुण धीरे धीरे विलुप्त हो जाएं, अदरवाइज़ ये गुण उनमें एक तरह से एक परमानेंट रूप ले चुके हैं। फिर हम एविडेंस की बात कर रहे हैं तो हम जीवाश्म विज्ञान की भी बात करेंगे। जीवाश्म विज्ञान क्या होता है? जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स की स्टडी की हम बात करेंगे कि जो फॉसिल्स होते हैं, मृत जीवों के अवशेष होते हैं जो चट्टानों में चिन्ह के रूप में अंकित हो जाते हैं, वो भी हमें जीवों की संरचना में परिवर्तन की बात बताते हैं। अधिकतर जीवाश्म पशुओं के ठोस भागों से ही बनते हैं। क्या होता है, स्किन वगैरह तो उनकी ख़त्म हो जाती है तो उसका हमें अंदाज़ा नहीं लग सकता, परंतु जो उनका बोन का स्ट्रक्चर हुआ है उसके आधार पर इन फॉसिल्स की रचना होती है। और मिट्टी, रेत या पत्थर या कठोर भागों में जब ये दब जाते हैं तो ये अपनी छाप उन पर छोड़ देते हैं और इस प्रकार से ये जीवाश्म जो हैं ये अंकित हो जाते हैं। मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की ये जो क्रिया होती है इसे अश्मीभवन, पेट्रिफिकेशन या पेट्रिफिकेशन कहते हैं। मतलब फॉसिल्स के जो निर्माण की क्रिया है इसे पेट्रिफिकेशन हम कहते हैं। और इन जीवों को चट्टानों की आयु के अनुसार विन्यास करने पर जीवों की विकास की क्रिया को समझा जा सकता है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन्स निकालते हैं, इससे क्या सार निकालते हैं कि आदिकाल के जीव अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले थे और समय के साथ साथ जीवों की जो जीवाश्मों की जो रचना है उसमें जटिलता का क्रम जो है वो बढ़ता हमें दिख रहा है। सबसे पहले अमीबा के समान सरलतम जीव थे, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। जो बेसिक हमारी 6-7 की किताबें हैं उसमें अमीबा के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो सबसे पहले जब ये अमीबा था तो ये सबसे सरल, लेस कॉम्प्लिकेटेड रचना वाले जीवों का उद्भव इससे हुआ था। फिर इससे पहले एक्रेशुलिकी धीरे धीरे इन सब चीज़ों का विकास हुआ और ये हमारा बोन स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। तो जीवाश्मों में विभिन्न वर्गों के जीवों के बीच संक्रमण अवस्था का भी हमें पता चलता है। जब उनमें ये चेंज आने वाला होता है तो जो बीच की अवस्था होती है उसका अनुमान भी हमें फॉसिल्स से लग जाता है। तो जीवों के जो जीवाश्मों के जो संग्रहण से जीवों के विकास और जीवाश्मों की कहानी या इस संरचना के विकास की कहानी, संरचना के परिवर्तन के विकास की जो कथा है उसको हम इजीली समझ सकते हैं। हमारे सामने एक बहुत अच्छे प्रमाण के रूप में, बहुत पुख्ता प्रमाण के रूप में ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक घोड़े की वंशावली की बात करें या जिसे हम कहते हैं पेडिग्री ऑफ हॉर्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जीवाश्म विज्ञान के अनुसार घोड़े का उद्भव सिनोजोइक युग के इयोसन काल में हुआ था
अब घोड़े के जो पूर्वज थे वो उसे हम क्या कहते थे, इयोहिप्पस कहते थे, जो लोमड़ी के समान होते थे। अभी वर्तमान जैसी संरचना उनकी नहीं होती थी, वो लोमड़ी के समान होते थे और इनके आगे के जो पैर थे उसमें 4-4 और पीछे में 3-3 उंगलियां हुआ करती थी। और बाद में अलाइगोसन काल में ये भेड़ों के समान हुए, इनका विकास भेड़ों के समान हो गया और आगे और पीछे इनकी 3-3 उंगलियां रह गई। फिर मायोसन काल में घोड़ों का फिर अलग तरह से विकास हुआ और ये टट्टू के आकार में थे। इनके अग्र और आगे और पीछे 3-3 उंगलियों के बीच वाली उंगलियों विकसित होकर लंबी हो गई थी, और मतलब बीच वाली उंगली लंबी थी और साइड वाली उंगलियां छोटी रह गई थी। और प्लायोसन काल में जो घोड़ों का विकास हुआ वो उसमें आधुनिक घोड़ों का विकास हुआ, जिसका जो हमें आज भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी आकृति जो है बड़ी हो गई है टट्टू के कंपैरिजन में, वो उनका आकार बढ़ गया है और उनका शारीरिक जो बाहर की संरचना है उसमें कुछ विजिबल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, आंतरिक संरचना में उतने परिवर्तन नहीं हुए। तो आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से जैविक विकास हुआ, ये निरंतर इसमें परिवर्तन का एक क्रम रहा और उस परिवर्तन को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं जिससे हम इन परिवर्तनों को समझ सकते हैं। जो लोग सोशियोलॉजी भी पढ़ा है, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में, हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक आज हमारा पूरा हुआ। हमारा, मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि लगभग 50% कोर्स हो गया है। अपना काम करते रहिए। उसके बाद हम बात करेंगे जीवों के और वनस्पति के विश्व वितरण के बारे में। थैंक यू।